नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की विधिवत कक्षाएं मिल रही हैं, जिसमें भी हमारा जो मुख्य फोकस है वो आपके ग्रामीण परिवेश, जिसे हम लोग ग्राम समाज भी कहते हैं, उस पे और हिंदी पर है। इसी संदर्भ में इसके पहले ग्रामीण परिवेश की 3 कक्षाएं आपको दी जा चुकी हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं और पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जा चुका है। ठीक है, जो आपका चैप्टर है, हम लोग चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर 5 और चैप्टर 8 को समाप्त किया जा चुका है। उसमें कुछ अगर न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू डाटा होते हैं तो उसको हम लोग आगे ऐड करेंगे। लेकिन आज हम लोग एक नया चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर 1 है, और यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका ग्राम परिवेश या ग्रामीण परिवेश है, जो उसकी शुरुआत है वो यहीं से होती है, ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में। तो देखिए, जब मैं पंचायती राज व्यवस्था बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये ग्राम आपके क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने आप बताया था कि जो शुरुआत होती है वो ग्राम लेवल से ही होती है, यानी छोटे लेवल से होती है, और चीज़ें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती हैं। इसी संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ग्राम की जो शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपके वैदिक साहित्य में हो गई थी, और इसका जो मुखिया होता था उसे हम ग्रामणी कहते थे। फिर यह धीरे धीरे व्यवस्था चलती रहती है। आप मध्यकाल में जाएंगे तो मध्यकाल में जो मुगल्स थे, जो बाहरी आताताई थे, उन लोगों का जो ज़्यादा फोकस था वो कहीं ना कहीं आपके नगरीय क्षेत्र में होगा। इसी संदर्भ में आप देखेंगे जो नगरीकरण की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मध्यकाल में हुई है। फिर ब्रिटिशर्स ने चीज़ें अपने हिसाब से चीज़ों को किया है। पहले तो हम जो ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग जो हमारा लेखपाल है, लेखपाल की ओरिजिन तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये लेखपाल शब्द कैसे आया, पहले लेखपाल का रेवेन्यू किस प्रकार जनरेट किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे जब कल्याण सिंह की वो क्या कहते हैं, हाँ, ये जो लेखपाल हुआ करते थे, पहले लेखपाल को हम लोग पटवारी शब्द के नाम से जाना करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये पटवारी शब्द आपका लेखपाल में कैसे कन्वर्ट होता है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो है वो ग्राम के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। देखिए, जो आपका मेन डाटा है, अभी आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा है। कोरोना के कारण वैसे तो 2021 में आपकी जो नई सेंसस है हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। तो अभी जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट का डाटा है वो लेटेस्ट डाटा 2011 का है। ठीक है, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास या हमारे भारत में कुल 6,40,930 आपके ग्राम हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर कुल कितने ग्राम हैं, तो टोटल 6,40,930 आपके ग्राम हैं 2011 की जनसंख्या के आधार पर। अब देखिए, ग्राम को ही हम लोग क्यों चुनते हैं। आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा वो ग्रामीण क्षेत्र से भी होता है। प्लस ग्रामीण क्षेत्र में आज आप जानते भी हैं कि विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। लोग अभी भी अगर नगरीय क्षेत्र से तुलना करते हैं तो उतने अवेयर नहीं है। शिक्षा का स्तर हो गया, स्वास्थ्य का स्तर हो गया, वो भी इतना डेवलप नहीं है। तो कैसे जो आज आधुनिक स्वरूप है ग्राम का वो आया। वास्तव में जो ग्राम होते हैं या ग्रामीण समुदाय होता है, उन ग्रामीण समुदाय को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो लगभग 70% जो जनसंख्या है भारत में गांवों में निवास करती। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप कहीं से भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, जो मेरा मेन टारगेट रहेगा, वो चीज़ों को कनेक्ट करे जाए और एक थ्योरिटिकल वे में बताया जाए, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहें। अब देखिए,
ग्राम शब्द की जब उत्पत्ति हुई, मैंने आपको बताया इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। अब ग्राम से ही क्या होता है, ठीक, ग्रामीण समुदाय। ठीक है, अब अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो देखेंगे हिस्ट्री में पहले क्या होता था। पहले लोग क्या हुआ करते, खाना बदोश हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि वो इधर से उधर घूमा करते थे, ठीक है, जानवरों को मार के खाते थे। फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार के बाद जब हुआ तो लोगों के अंतर्गत हुआ क्या कि उन्होंने चीज़ों को जो पहले कच्चा खा लिया करते थे, ठीक है, उसको भून कर खाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ऐसे विकास होता है, फिर पहिए का विकास होता है। जब इस प्रकार का एक विकास का क्रम चालू होता है तो मानव के अंदर एक स्थायी जीवन जीने की जो प्रवृत्ति होती है वो डेवलप होती है। अब स्थायी जीवन जीने की प्रवृत्ति कब डेवलप होती है कि जब वह कृषि का आविष्कार कर लेता है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था कि उसको खाने के लिए, ठीक है, वो जानवरों को मारता था, ठीक है, या मान लीजिए कुछ ऐसे खेती हुआ करती थी जो स्वतः निकल आती थी, उसको खाता था। तो यानी जब आपका कृषि का विकास हुआ तो उस कृषि के विकास ने लोगों के अंदर एक स्थायी प्रवृत्ति का विकास किया, यानी लोग कहीं ना कहीं एक जगह टिककर रहने लगे। और इसी से क्या हुआ, एक समुदाय का विकास हुआ, जिस समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण समुदाय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अभी ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कुछ एक विशेष परिभाषा विशेष व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं, उनको हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी कभी कभी आपसे पूछ लेंगे, बताइए कि या ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में यह कथन किसका है। जैसे आपके रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हैं, इन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदायों की संज्ञा दी है। सैंडरसन एक व्यक्ति थे, सैंडरसन के अनुसार ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों के सामाजिक अंतःक्रिया तथा उनकी सेवाएं संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें वह खेती करते हैं और खेती करने के बाद में वह अपने आप से या अपने आसपास के लोग से एक हिसाब से कनेक्ट रहते हैं। तो अभी हम लोग ग्रामीण समुदाय के बारे में बात कर रहे थे। तो ग्रामीण समुदाय को विभिन्न तरीकों से जानते हैं। पहले आप क्या बताएं, समुदाय का मतलब होता है कि अधिक से लोगों का समूह, ठीक है। तो अगर ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो ग्रामीण समुदाय, ग्राम स्तर पे जो लोग होते हैं वो लोग जो एक समूह का निर्माण करते हैं उन्हें ग्रामीण समुदाय कहते हैं। देखिए, जितने भी लेखपाल के विद्यार्थी हो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ग्रामीण समुदाय को बिल्कुल आसान एक सब्जेक्ट के रूप में लीजिए। चीजों को जितनी आसानी के साथ पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप एक बुक पढ़ लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए, ठीक है। तो मैंने आपको बुक भी बताया था, आप वो बुक पढ़ते रहिए, मैं उस बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि चीजें आपकी अच्छे से ग्रैब होंगी और चीजें ज्यादा से ज्यादा आपकी रिवाइज होंगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसे खेतिहर समाज कहते हैं, ठीक है। तो आपका एक ग्रामीण समुदाय होगा, उसमें आपको दे देंगे ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय, ठीक है, उपनगरीय शहरी समुदाय। तो इसमें आप क्या ध्यान देंगे, आपका जो उसका आंसर होगा वो आपका ग्रामीण समुदाय होगा। चलिए अब हम लोग आगे, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने लिख रखा है ग्रामीण समाज के प्रकार। तो जो ग्रामीण समाज के प्रकार है, उन ग्रामीण समाज के प्रकार को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले बात तो कृषि कार्य वाले, दूसरा गैर कृषि कार्य वाले, तीसरा उपनगरीय ग्राम। तो इसके जो नाम है उसी नाम में इसका जितना भी गुण है वह संचित है। तो कृषि कार्य वाले की बात करते हैं तो जहां की ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन होगी वो आपके कृषि कार्यों में जिनकी संलिप्तता होगी। अगर हम गैर कृषि कार्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गैर कृषि क्रियाकलाप में, जैसे कि मान लीजिए वो किसी उद्योग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वह किसी प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये गैर कृषि कार्य वाले के अंतर्गत आएंगे, ग्रामीण समाज के प्रकार के अंतर्गत। यदि हम बात करते हैं उपनगरीय ग्राम, ठीक है, तो उपनगरीय ग्राम जैसे आप लोगों ने देखा होगा उपनगरीय डिपो चलती हैं, उपनगरीय बसें चलती हैं। तो उपनगरीय बसों का मतलब होता है कि वह नगर के एक भाग से ऐसे एरिया को कनेक्ट करेंगे जो कि कहीं ना कहीं रूरल या ग्रामीण क्षेत्र की ओर परिवर्तित होगा। आप लोगों ने देखा होगा उपनगरीय बस लिखा रहता है। तो इस प्रकार अगर उपनगरीय ग्राम की हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो आपका एक शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र के सीमा पर जो बसे हुए गांव होते हैं,
कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं वो विशेषताएं पाई जाती हैं या उन विशेषताओं के अडॉप्ट करने की ओर होते हैं। तो कुल मिला के ये हो गया आपके ग्रामीण समाज के प्रकार। अब देखिए हम लोग ग्राम विकास पढ़ रहे हैं भारतीय संदर्भ में, तो ग्रामीण समाज के प्रकार का होना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पूछे जाएंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज है उसका भाग नहीं है। तो ये आपका एक कैटेगरी हो गया ग्रामीण समाज के प्रकार। अब आगे हम लोग अगर बात करेंगे तो आगे हम लोग जो ग्रामीण समाज की विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक औद्योगिक ग्राम भी होते हैं। ठीक है, औद्योगिक ग्राम क्या होते हैं, जिसमें वहाँ के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो उद्योग में क्या कहते हैं अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो वो क्या होता है औद्योगिक ग्राम। ठीक है, इसके नाम में ही इसकी जितने भी गुण हैं वो सम्मिलित हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्रामीण समाज की विशेषताएं। देखिए अब वस्तुतः आपको यह जानना होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे खेतिहर समाज किसको कहते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज का प्रकार नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया गया, कृषि कार्य वाले समाज, दूसरा गैर कृषि कार्य वाले, ग्राम। ठीक है, तीसरा औद्योगिक ग्राम, चौथा शहरी ग्राम। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, शहरी ग्राम, क्योंकि शहरी ग्राम जैसी चीजें मैंने आपको बताई नहीं, मेनली 4 प्रकार के बताया। तो देखिए ये थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी के पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेबस संक्षिप्त है, उस संक्षिप्तता में भी आप कितनी व्यापकता को हासिल कर सकते हैं उनको आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण समाज की विशेषताएं की बात करते हैं। तो ग्रामीण समाज की अगर विशेषताएं की बात करें, सबसे पहले परिवार में एकरूपता का होना। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न युग की तरफ जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि होता क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं एकाकीपन है जो खत्म हो रहा है। जो संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे वो संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं एकाकी परिवार की ओर हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ग्रामीण समाज में अभी भी आप देखेंगे तो सबसे पहले परिवार में एकरूपता, परिवार में एकरूपता का होना। ठीक है, दूसरा अगर इनकी हम लोग आबादी की बात करते हैं तो इनकी आबादी कम होती है। यानी अगर हम बात करते हैं इनके जो आकार होते हैं, गांव का आकार छोटा, आप जाएंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है उसमें आप देखेंगे कि जो आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया था जब ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज नियमावली है 1994, उसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था, जो ग्राम पंचायतों का निर्माण होता है वो 1000 की जनसंख्या पे होता है। अगर 1000 जनसंख्या नहीं होती हम तो कई क्षेत्रों को मिला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी से अगर कनेक्टिविटी के तौर पर देखें तो जो गाँव का आकार होता है वो छोटा होता है। गांव का आकार छोटा होना। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड में क्या होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, पहले बात तो आप जान लीजिए इनका जो कृषि होता है वो मुख्य व्यवसाय होता है। इनके वहाँ जो बेरोजगारी का स्वरूप होता है वो प्रचंड बेरोजगारी होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे भी ग्राम होते हैं जहां पर औद्योगिक जो क्रियाकलाप हैं वो भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर तीसरी इसकी विशेषता की बात करते हैं तो कृषि मुख्य व्यवसाय। देखिए ये मैं आपको हेडिंग के रूप में बता रहा हूँ और बाद बाकी चीज़ों को आपके सम्मुख एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो
क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यही आपसे पूछ लिए जाएंगे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गांव की विशेषता नहीं है। ठीक है, चौथा अगर बात करते हैं तो संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली। अगली अगर हम लोग बात करते हैं धर्म एवं रूढ़ियों तथा प्रथाओं का महत्व। धर्म, रूढ़ियों एवं प्रथाओं का महत्व। ठीक, देखिए एक चीज़ आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपके तथ्यात्मक पहलू नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, वो आपके लिए उपयोगी हैं। चीज़ों को आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये अगला जो आपका पांचवा है धर्म, रूढ़ियों एवं प्रथाओं का महत्व। आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे आप नगर से ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, आपको धर्म के स्तर पे बहुत विविधताएं मिलने की देखती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं होती हैं। अगर आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज आप अगर शहर में रहते हैं और आनंद में अगर आप ग्रामीण में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आप त्यौहार के लेवल पे देख लीजिए, हर मंथ में गांव वाले कम से कम 8-10 त्यौहार, आज ये है तो कल ये है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका धर्म में जो उनकी प्रथा चली आ रही है, और थोड़ा सा रूढ़वादी भी होते हैं। क्यों रूढ़वादी होते हैं? क्योंकि जो उनमें शिक्षा का स्तर होता है या जो उनकी बौद्धिक क्षमता होती है, उनके वैज्ञानिक सोचने की तरीका होता है, वो उतना आज भी डेवलप नहीं है। वो चीज़ों को ज़्यादातर धर्म के नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, उनके अंदर थोड़ा सा वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण जो उनके ऊपर रूढ़वादिता होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा हावी होती है। हालांकि नो डाउट गांव के लोग भी बहुत ही सज्जन होते हैं, सभ्य होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकी विशेषताओं में बात करेंगे तो धर्म, रूढ़ियों एवं प्रथाओं का महत्व बहुत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं छठा, जजमानी प्रथा का महत्व। ठीक है, अब देखिए जजमानी प्रथा क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हम ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं या हम सोनार हैं या मान लीजिए आपके नाई टाइप के लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका प्लस अभी भी आप देखेंगे गांव के क्षेत्र में एक सामाजिक और आर्थिक रिलेशन होता है, तो इसी को हम जजमानी प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो ये आज भी अगर आप ग्राम क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनमें भी आज भी अगर गांव क्षेत्रों में देखेंगे तो जजमानी प्रथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये थी आपकी जो ग्रामीण समाज होता है, उस ग्रामीण समाज का कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे के जो टॉपिक हैं उन आगे के टॉपिकों को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको उनका हम लोग एक ठीक है रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ग्राम के बारे में बताया कि वास्तव में ग्राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से जो ग्राम का नेचर था। हम लोग इतिहास के भी संदर्भ में बात करते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं। तो हम लोग देखा कि आपका जो प्राचीन इतिहास था, फिर उसके बाद में मध्य इतिहास आया और फाइनली जो आपका आधुनिक इतिहास है उसमें किस प्रकार जो आपका ग्राम का है, ग्राम का स्वरूप बदला। फिर उसके बाद में मैंने कुछ परिभाषाएं दी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके कथन ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में किस प्रकार के होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखा। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने क्या देखा कि वास्तव में जो ग्राम समाज है उसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में ग्रामीण समुदाय या जो ग्राम समाज होते हैं या ग्राम के लोग होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र होता है, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम लोगों ने जो आपके ग्रामीण समाज की विशेषताएं थी उसके बारे में पढ़ा। देखिए ग्राम को समझने के लिए, देखिए ग्राम ज़्यादा अच्छे से वही समझ सकता है जो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का स्टूडेंट रहा हो। और इसी संदर्भ में आपके एक जो टॉपिक है वो ग्रामीण समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व है कि समाज के लिए क्यों ग्रामीण समुदाय महत्व रखता है। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि प्रारंभ में जो आपके लोग थे वो खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोशी से ही के बाद में उन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों का आविष्कार किया।
फिर उनके अंदर एक जब कृषि का आविष्कार हुआ तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्थायी प्रवृत्ति रहने की विकसित हुई। ठीक है, ये तो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं, कि जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर आप अपने स्तर पर बात करिए, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप अचानक अभी आपको हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में भेज दिया जाए तो आपके सामने कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। जो भी ट्रांजैक्शन का जोन होता है उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से यदि डटकर आदमी सामना कर लेता है तो फिर आदमी सक्सेस हो जाता है और एक नए समाज समुदाय, ठीक है, या एक नई संरचना स्थापित होती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं, तो सबसे पहले देखेंगे सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन और आर्थिक जीवन में परिवर्तन। अब देखिए इनके जीवन में परिवर्तन क्यों आया। अगर हम आर्थिक जीवन के परिवर्तन की बात करते हैं, आप देखेंगे अगर 2001 का 2011 की सेंसस से तुलना करें तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, उनके साक्षरता में परिवर्तन हुआ है। इसी के आधार पर जब लोग साक्षर होंगे, उनके अंदर सोचने की क्षमता होगी, ठीक है, लिखने पढ़ने की क्षमता होगी, योग होंगे, कृषि के अलावा भी कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक इसी प्रकार से अब क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। पहले क्या हुआ करता था, जैसा कि आप जानते होंगे कि महाजनी प्रथा हावी हुआ करती थी। जो साहूकार के टाइप के लोग हुआ करते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे दरों पर ऋण दिया कर, मतलब लोगों को पैसे दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये सब चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। राजनीतिक जीवन परिवर्तन की बात करते हैं, अब देखेंगे ग्रामीण समुदाय के लोग भी एक हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन पर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन की बात करते हैं। अगर हम सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन की बात करें तो आज उनके जो रहन सहन है, मनोरंजन है, सामाजिक व्यवहार है, इन सब में भी परिवर्तन हुआ है। अब ये तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा बताइए कि कौन से ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याओं के तत्व हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो हेडिंग है उसकी बात करते हैं, ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व। ठीक है, अब देखिए ग्राम समाज की इकाई, ग्राम समाज की मौलिक इकाई है। आपको एक स्टेटमेंट देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन समाज की मौलिक इकाई है। तो क्या है, ग्राम समाज की मौलिक इकाई है। समाज की मौलिक इकाई क्यों है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसी ग्राम ने, ठीक है, जिसका मेन ऑक्यूपेशन, जिसका मेन व्यवसाय या जिसका मेन बिजनेस, मेन व्यवहार कहीं ना कृषि पर है, कृषि ने लोगों को एक स्थायी जीवन या स्थायी निवास प्रदान किया, जिसके कारण ही समाज का निर्माण हुआ। इसीलिए ग्रामीण या ग्राम को हम समाज की मौलिक इकाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्राम प्राचीन संस्कृति के संवाहक होते हैं। जब हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण समाज की विशेषताएं, तो उसमें हमने बताया था धर्म एवं रूढ़ियों तथा जो प्रथा होती है उसका महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं जब वो लोग अपने धर्म को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं, धर्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं धर्म का हमारी संस्कृति से भी नाता होता है। तो उन लोगों का संस्कृति पे अपने एक अलग ही गहरी दिलचस्पी होती है। रूढ़वादी प्रवृत्ति के होते हैं, कहीं ना कहीं जो प्रथाओं या परंपराओं में चीज़ें चलती आ रही हैं, तो जब वो प्रथाओं या परंपराओं में हैं तो कहीं ना कहीं उनके कल्चर का भाग होगा। इसीलिए ये ग्राम जो होते हैं प्राचीन संस्कृति के संवाहक होते हैं। आगे बात करते हैं, ग्राम समाज के आर्थिक जीवन का भी आधार होते हैं। क्यों, देखिए आज तो विभिन्न प्रकार से, मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक राइस मिल खोली, तो राइस मिल आपने खोल तो ली, लेकिन उसके लिए आपके पास में रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। रॉ मटेरियल्स कौन देते हैं, भाई ग्राम देते हैं। भाई शहर में क्या है, शहर में आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पाएंगे, ठीक है, ऊंची ऊंची इमारतें पाएंगे, इंडस्ट्री पाएंगे। तो आज आप भी देख रहे हैं, नो डाउट अगर हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी के मैटर में तो सबसे नीचे है, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा ग्राम या जो कृषि है, कृषि का ही है। ठीक है, तो आर्थिक जीवन का आधार क्यों होते हैं, आर्थिक जीवन का आधार इसलिए होते हैं क्योंकि
ये हमारे लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो संचालित होती हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल वे में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और थ्योरेटिकल वे में है ही, तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि वास्तव में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, केवल 1-2 क्वेश्चन आपके चकबंदी या राजस्व लेखपाल है, वो भी चकबंदी में पूछा गया है। जैसे आपका ये पूछा गया भारत में कुल कितने गांव हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में ही 2011 की जनगणना के आधार पर बताया था। ठीक है, उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी, यह भी मैंने आपको बताया 83.3 करोड़ है। देखिए क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैंने बताया महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, ये नहीं मैंने बताया है, वैसे आप जान लीजिए जो महाजनी प्रथा है, उस महाजनी प्रथा का उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जब से लेखपाल की परीक्षा प्रारंभ हुई है, पिछले कई वर्षों में देखें तो इससे केवल 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो इसलिए ये इतना महत्व नहीं रखता है। ठीक है, महत्व क्या रखता है कि आप एक यहाँ से आपकी एक अप्रोच डेवलप होनी चाहिए कि हम ग्रामीण परिवेश या ग्राम समाज को किस प्रकार से पढ़ेंगे, प्लस जो ग्राम का विकास हुआ है भारतीय समाज में कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में अभी आपको 1 या 2 लेक्चर, मतलब इस चैप्टर में आपको 1 या 2 लेक्चर और देखने को मिल सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।